नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपका इक्वल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज फिर आपके बीच हूं क्लास लेने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो एक वीडियो बनाई थी मैंने फीमेल नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपका इक्वल स्टडी सेंटर पर स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज फिर आपके बीच हूं एक शॉर्ट वीडियो के रूप में। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, 2 वीडियो बनाई थी मैंने, एक हार्ट के बारे में और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है फीमेल के अंदर, वो चीज़ें बताई थी आपको। शायद आपने जाके वहाँ पर देख लिया होगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली नोटिफिकेशन के रूप में आपको अच्छी वीडियो, शॉर्ट वीडियो और अच्छी साइंस के वीडियो और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको एक अच्छा फ़ायदेमंद हो सके। तो चलिए आज फिर बात करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, एक शॉर्ट टॉपिक के रूप में बात करते हैं। बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे टॉपिक के रूप में कि वो टॉपिक कौन सा है। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक कौन सा है। तो चैनल, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। आज बात क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, आज इसके बारे में स्पेशली क्लास लेके आया हूँ, छोटी शॉर्ट वीडियो रूप में। तो आपने देखे होगा, जो अपने आसपास आपने ट्रांसफॉर्मर का नाम भी सुना होगा कि ट्रांसफॉर्मर है कोई चीज़, लेकिन आपको कुछ ही लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्मर जो है एक तरह से क्या है कि मान लो ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक तरह से स्टैटिक डिवाइस है, एक स्थिर डिवाइस है जिसके अंदर हम एसी को क्या करते हैं, इनपुट के रूप में देते हैं और एसी को ही प्राप्त करते हैं। ट्रांसफॉर्मर में कभी भी डीसी का यूज नहीं किया जाता। यदि हम ट्रांसफॉर्मर के अंदर डीसी को इनपुट के रूप में दें तो आउटपुट के रूप में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, एक तरह से डैमेज हो जाएगा, एक तरह से पूरा जल जाएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्या आज के दैनिक जीवन में ट्रांसफॉर्मर का कितना यूज है और वो किस तरह काम करता है, ठीक है। जनरली हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर आजकल कंपनियों वगैरह में जो ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रूप, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइस होते हैं उसमें भी ट्रांसफॉर्मर कहते हैं कि काम आता है, लेकिन डीसी के अंदर कभी भी ट्रांसफॉर्मर काम नहीं आता। एसी के अंदर काम आता है। मैं आपसे कहता हूँ कि एक होती है मोटर और एक होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर और मोटर के अब आप समझ जाओगे क्या डिफरेंस होता है ट्रांसफॉर्मर में और क्या मोटर में डिफरेंस होता है। देखो, जो मोटर होती है अपनी 3 फेज होती है, 3 फेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। ये मोटर 220 वोल्टेज पे क्या है, काम करना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 220 वोल्ट क्या करेगी, कंजप्शन करेगी। क्या करेगी, कंजप्शन करेगी। ये 220 वोल्ट का कंजप्शन करेगी, तब ये मोटर स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये है, मोटर जो होगी वो 220 वोल्ट का कंजप्शन करेगी, है ना, तब जाके वो मोटर स्टार्ट होगी। लेकिन हमारा वही ट्रांसफॉर्मर जो है, यदि हम इसको एसी के रूप में 11 केवी देते हैं, 11 किलोवाट देते हैं, तो वो स्टेप डाउन और स्टेप अप के रूप में, स्टेप अप और स्टेप डाउन के रूप में एसी को हमें क्या देता है, एसी को देता है। कहने का मतलब ये है, जो ट्रांसफॉर्मर है ये एसी पर ही काम करता है। किस पर काम करता है, ओनली एंड ओनली एसी पर काम करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आपने देखा होगा जो कंपनी वगैरह में देखते हैं, यदि हम किसी भी बड़ी कंपनी में हम मोटर को चलाते हैं तो क्या होता है कि हमें मोटर के रूप में 220 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें
किस तरह से 11 केवी से हमें किस तरह से 220 वोल्टेज मिलेगी, ये हमें ट्रांसफॉर्मर का यूज करके ही पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए 220 वोल्ट, आ रही है 11 किलो वोल्ट, ठीक है। अब किस तरह से इसको 220 वोल्ट में चेंज किया जाए, ठीक है, तब जाके हमारा मोटर जो है वो ऑपरेट होगा, ठीक है, तब उससे हम वर्क करेंगे। ट्रांसफॉर्मर यही काम करता है, इस 11 केवी को 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसी ही ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। इसी ट्रांसफॉर्मर को क्या कहेंगे, 220 वोल्ट में जो चेंज हुआ है इसी को स्टेप डाउन कहेंगे, क्योंकि ये 11 किलो वोल्ट से 220 वोल्ट में चेंज हो गई, किसके द्वारा, ज़्यादा से कम की ओर, मतलब स्टेप डाउन, डाउन का मतलब कम, ठीक है। यदि मुझे कोई ट्रांसफॉर्मर में यदि मुझे ज़्यादा, जैसे मान लो मुझे 11 केवी, यदि मुझे ट्रांसफॉर्मर के अंदर है ना स्टेप अप करना है, तो ट्रांसफॉर्मर में वो क्या है, जो भी एसी करंट होगा, अल्टरनेटिव करंट होगा, वो क्या है ज़्यादा बढ़ा के देगा, तो उस हम क्या बोलते हैं, उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। कहने का मतलब समझ गए आप, ठीक है। जो अपना ट्रांसफॉर्मर है वो हमेशा ओनली एंड ओनली क्या करता है, एसी पर काम करता है, ठीक है। डीसी पर काम करेगा तो कम क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर अपना क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, ठीक है। देखो मैं ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूं, ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बदलना या परिवर्तित करना होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ये ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, कैसी है, स्टैटिक डिवाइस है, स्थिर डिवाइस है, ठीक है। ये क्या है, जो ट्रांसफॉर्मर है ये एसी पर काम करता है, नॉट ए डीसी पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। ये अल्टरनेटिव जो करंट होता है अपना, है ना, जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उस पर काम करना होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा एसी दी जाती है, और ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमेशा याद रखना पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही एक क्या है, स्थिर होते हैं या निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, या फिर एक स्थिरांक होते हैं, ठीक है। ये होगी पावर और फ्रीक्वेंसी। लेकिन ट्रांसफॉर्मर जो चेंज करता है वो क्या करता है, वोल्टेज को और करंट को दोनों को ही क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन हम यहीं पर रिलेट करके बात करें, जो एम्पलीफायर होता है हमारा, जो एम्पलीफायर होता है, ये ओनली वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। तो आप समझ गए होंगे, वोल्टेज क्या करता है, चेंज करता है। तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या बोला है, जो अपना ट्रांसफॉर्मर होता है और एम्पलीफायर जो होता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों चेंज होते हैं, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज चेंज होती है, ना कि करंट चेंज होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है, यहाँ तक चलिएगा। अब मैं बात करता हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, एक ट्रांसफॉर्मर के बारे में एक सिद्धांत दिया, एक नाम का एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, फेराडे ने एक सिद्धांत दिया, अन्योन प्रेरण का सिद्धांत, अन्योन प्रेरण या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या इन्होंने सिद्धांत दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा एक तो होता है, एक समझना, एक होता है अन्योन प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक होता है स्व प्रेरण, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अन्योन प्रेरण का मतलब क्या होता है और स्व प्रेरण का मतलब क्या होता है। मान लो स्व प्रेरण का मतलब ये होता है, ये अपनी कॉइल है, इसमें अपन ने ऐसी दी, ठीक है, इसमें ऐसी देने के बाद जहां पर ये विद्युत चुंबकीय
ऐसे जाने के बाद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो यही स्वयं कॉइल जो होती है, अपनी कुंडली होती है जो, यही क्या करेगी, ईएम फ्लक्स जनरेट करेगी। फ्लक्स जनरेट करने के बाद यही कुंडली अपने ऑटोमेटिक ईएमएफ जनरेट करेगी और ईएमएफ जनरेट के बाद एमएफ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, स्व प्रेरण हो गया, स्व प्रेरण हो गया। लेकिन अन्योन्य प्रेरण के क्या होता है कि इसमें क्या दो कुंडली यूज आती है, क्या दो कुंडली यूज आती है। फर्स्ट कुंडली में हम जब ऐसी अल्टरनेटिव करंट को देते हैं, जब ऐसी अल्टरनेटिव करंट को देते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न जनरेट होने पर वहां पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट होने के बाद वहां पर फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। उस फ्लक्स की वजह से, है ना, दूसरी कुंडली के द्वारा वहां पर क्या होगा, जो भी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वहां पर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं, या उसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। लेकिन मैं बात करता हूं ट्रांसफॉर्मर की, कि ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो एसी को वो डाउन में करके दे, मान लो अपने 11 केवी को 220 वोल्ट में करके दे, वो तो स्टेप डाउन हो गया। और इस जो इनपुट दे रहे हैं, प्राथमिक कुंडली से जो इनपुट दिया उससे ज़्यादा हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो उस ट्रांसफॉर्मर को हम क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं। तो आइए जानते हैं। ठीक है, बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा इसको मैं रेज करता हूँ और आप नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो तक एंड तक देखिएगा। यदि आप पहले ही वीडियो को देखकर व्यू बना के छोड़ देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो पूरा इंटरेस्ट से देखिएगा। ठीक है, देखें, जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो अपना 2 टाइप का होता है। एक तो होता है अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। मैंने क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो एसी पर काम करता है और इसमें जो पावर फ्रीक्वेंसी है जो कांस्टेंट होती है, ये ओनली फॉर क्या, वोल्टेज और करंट को चेंज करता है। लेकिन मैंने बताया था जो एम्पलीफायर होता है वो हमेशा वोल्टेज को चेंज करता है, ना कि वो करंट को चेंज करता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मर द्वारा ये दोनों ही क्या है, वोल्टेज और करंट दोनों को ही चेंज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं बात करूंगा स्टेप अप ट्रांसफर की, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आपका मतलब ज्यादा इनपुट में, प्राथमिक कुंडली में यदि ऐसी हमने क्या दिए, कम दी है, वो हमें ज्यादा बढ़कर मिल रही है आउटपुट में, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आउटपुट में ज्यादा मिल रही, तो उससे क्या है, वो अप हुई, कुछ इनपुट में जो थी उससे अप हुई, तो इसलिए उसे हम ट्रांसफॉर्म क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलेंगे। तो आइए उसका कुछ कुंडली या कोइल वगैरह उससे उसे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो ये अपना एक ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसमें क्या होता है, ये एक अपनी कोइल है, इसमें ये अपनी कोइल है, कौन सी कोइल है, ये अपनी कोइल है। यहाँ पर क्या है, वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग हो रही है और यहाँ पर अपनी सेकेंडरी जो कोइल है, सेकेंडरी जो कुंडली है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ टर्न क्या है, ज़्यादा है, टर्न क्या है, ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर इनपुट देंगे, यहाँ से ये अपना स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यहाँ से आउटपुट प्राप्त करेंगे। ये अपना ट्रांसफॉर्मर है। देखो इनपुट देंगे तब हम एसी के रूप में देंगे, क्यों, इनपुट देंगे तब एसी के रूप में देंगे। इसे बोलेंगे हम प्राइमरी कोइल, इसे बोलेंगे प्राइमरी, इसे बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। क्या बोलेंगे इसको, प्राथमिक कुंडली।
ठीक है। मेनली जो काम आता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो तीन चीजें काम आती है। एक तो होती है प्राइमरी कोइल, एक होती है सेकेंडरी कोइल, और एक होता है अपना कोर, जो एक नरम लोहे से बना होता है। प्राइमरी कोइल के अंदर हम इनपुट को देते हैं, सेकेंडरी कोइल के अंदर हम आउटपुट को देते हैं, और कोर एक नरम लोहे की बनी होती है, मेनली ये तीन चीज आती है काम में ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। कौन सी? प्राइमरी कोइल जिससे इनपुट देते हैं, सेकेंडरी कोइल जिससे आउटपुट देते हैं, कोर एक नरम लोहे की बनी होती है। लेकिन मैं आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करता हूं तो उसमें जो कोर है वो अपने क्या सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, जहां तक बात करें, ठीक है। अब मान लो यहां पर जो है अपना, यहां पर क्या है, यहां पर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर यहां पर जो अपना आउटपुट है, क्या आउटपुट है, आउटपुट क्या लेंगे हम, जो भी आउटपुट है यहां पर ये प्राइमरी है, ये पी है, ये सेकेंडरी है, यहां पर एन पी या एन एस, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगी वी पी और वी एस, और यहाँ पर जो करंट होगा आई पी और आई एस, ठीक है, आई एस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर क्या वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा और करंट का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है। वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा, करंट का मान कम होगा। क्यों होगा? जब हम एसी को देते हैं, एसी वोल्टेज को देते हैं, तो प्राइमरी कोइल में जाने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो पाता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज का ड्रॉप है वो क्या होगा, जो वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर प्राइमरी कोइल के अंदर क्या फेरों की संख्या क्या है, कम है, यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस जब कम होगा, फेरों की संख्या कम होगी, तो वोल्टेज भी क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद कम होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट के बाद यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। यही ईएमएफ जनरेट होने के बाद यहाँ पर फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, जो फेराडे का जो लॉ था वो काम करने लग जाएगा। इस कुंडली से प्रेरित होकर, ईएमएफ प्रेरित होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी कोइल में वो जो ऐसी चार्ज है, जो ऐसी इलेक्ट्रिकल था, वो अपने कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई एक कोइल से दूसरी कोइल के अंदर कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, कोई भी कलेक्ट्रॉन बीच में नहीं होता है, ये दोनों कोइल दोनों ही सेपरेट होती है, ठीक है। ईएमएफ का जो मान है वो सेकेंडरी कोइल पर डिपेंड करता है, सेकेंडरी कोइल के फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी ईएमएफ जनरेट तब ज़्यादा होगा। यदि सेकेंडरी कोइल के अंदर ईएमएफ का फेरों की संख्या ज़्यादा है तो ईएमएफ का मान भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि सेकेंडरी कोइल के अंदर फेरों की संख्या क्या है, कम है, तो ईएमएफ का मान भी कम होगा। यहाँ पर सेकेंडरी कोइल में ऐसी जाने के बाद यहाँ पर क्या फेरों की संख्या ज़्यादा है, तो ईएमएफ का मान भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने की वजह से वोल्टेज क्या होगी, अपनी वोल्टेज की मान भी ज़्यादा होगा, और करंट का मान अप्रोक्स क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आई। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी फेरों की संख्या प्राइमरी फेरों की संख्या से क्या है, ज़्यादा हो गई। जब सेकेंडरी फेरों की संख्या प्राइमरी फेरों की संख्या से कम है तो ये क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार वोल्टेज जो होगी, सेकेंडरी जो अपनी कोइल है वोल्टेज उसमें ज़्यादा हो जाएगी, और जो अपना प्राथमिक जो वोल्टेज है उसका मान भी कम हो जाएगा। लेकिन करंट का मान क्या हो जाएगा, जो करंट का मान है, करंट का मान आईपी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने बताया जो सेकेंडरी कोइल में फेरों की संख्या है वो प्राइमरी कोइल में फेरों की संख्या से क्या ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगी, फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी उसी प्रकार आएगी, ठीक है। करंट का मान बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, हमेशा वोल्टेज और करंट का मान चेंज होगा और अपनी पावर जो और फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा क्या चेंज हो जाएगी। ये नहीं होगा कि यहाँ से मैं 50 हर्ट्ज दे रहा हूँ और यहाँ हमें मिले 40 हर्ट्ज, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। पावर सेम रहेगी और फ्रिक्वेंसी भी सेम रहेगी। यहाँ तक आपको कोई समस्या, यहाँ तक आपको समस्या, ये जो है ना, इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है,
कनेक्टिविटी जो होती है वो फेराडे के नियम अनुसार वे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या होती है, कनेक्टिविटी इसके अंदर होती है। देखो अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर आप प्राइमरी जो अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जहां से हम आउटपुट ले रहे थे वहां से हम इनपुट दे सकते हैं क्या, जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं क्या हम वहां से इनपुट देकर इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। आप ऐसा करोगे तो ये ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूक जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर अलग होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग होता है। यहां तक बात समझ में आई आपको? यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है। अच्छा, जो अपना थ्योरी थी ट्रांसफार्मर जो अपनी थ्योरी थी कौन सी, फेराडे की, Vs अपॉन Vp अपॉन NS अपॉन Np, ठीक है, ये अपनी के फेराडे जी का लॉ था, ठीक है, उसके अनुसार ये थी, ठीक है। तो जो इसमें Vs है, Vs मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज वो सेकेंडरी फेरो के समान होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया? चलो अब बात करते हैं हम स्टेप डाउन की। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और हम का बात करते हैं अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर देंगे, ठीक है। आइएगा, अब बात करूंगा मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैंने क्या बताया था, ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ज्यादा वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में जब देगा वो ट्रांसफर क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, क्या कहलाएगा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। उसको ड्रॉ करते हैं, आइएगा। ये अपना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक है, उसके अंदर क्या है, प्राइमरी कॉइल्स लगी हुई हैं, ये प्राइमरी कॉइल्स है, ये सेकेंडरी कॉइल्स है। हमें पता है कि सेकेंडरी कॉइल से हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, हमेशा आउटपुट प्राप्त करते हैं, प्राइमरी कॉइल से हम इनपुट देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में। ये अपनी क्या है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर फेरों की संख्या स्टेप डाउन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर फेरों की संख्या कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या कम हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये हो गया, यहाँ से हम इनपुट के रूप में क्या देंगे, ऐसी देंगे, क्या देंगे, 50 हर्ट्ज की ऐसी देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है ऐसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज होगी, ऐसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये कॉइल फर्स्ट हो गई अपनी, ये कॉइल सेकंड। अब देखो जो मैंने स्टेप अप बताया था जस्ट इसका विपरीत है स्टेप डाउन, ठीक है। इसके अंदर जो होगा सेकेंडरी फेरों की संख्या वो कम होगी, किससे, प्राइमरी फेरों की संख्या से। सेकेंडरी फेरों की संख्या जो कम होगी, किससे, प्राइमरी से, इसमें ज़्यादा होगी। देखो अब जब हमने एसी यहाँ से दी इनपुट के रूप में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगी। देखो एक आता है कि यदि हम एक वायर को लें और इसमें ऐसी सप्लाई कर दें तो वीक क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन हमने यहाँ पर कॉपर की जो वाइंडिंग की थी किसी, है ना, तो उसमें क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग ईएमएफ जनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगी आपको। अच्छा, अब इसमें Vs सेकेंडरी वोल्टेज का मान प्राइमरी वोल्टेज के मान से क्या होगा, कम होगा। लेकिन जो करंट का मान क्या होगा, सेकेंडरी के करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, किससे, प्राइमरी से। यहाँ तक बात समझ में आपको। जस्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जस्ट क्या है, विपरीत है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ से ऐसे दी, यहाँ पर जाने के बाद कुछ वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद मैग्नेटिक मोटिव फील्ड जनरेट हुआ, यहाँ से ईएमएफ जनरेट होने के बाद फ्लक्स जनरेट हुआ। मैंने बोला था आपको कि ईएमएफ का मान सेकेंडरी कॉइल्स में
फेरों की संख्या क्या होता है, डिपेंड होता है। यदि फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा है तो ईएमएफ का मान भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पर वोल्टेज हम क्या करेंगे, ज़्यादा देंगे। यहाँ पर इनपुट में वोल्टेज ज़्यादा देंगे, हमें आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। यहाँ पर करंट का मान क्या हो जाएगा, करंट का मान कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और वोल्टेज का मान क्या प्राप्त होगा, हमें कम प्राप्त होगा। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि मैंने जो शॉर्ट वीडियो को मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है इसके बारे में जानकारी दी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। आगे की ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के रूप में एक आपको अच्छी वीडियो के रूप में एक अच्छा कंटेंट प्राप्त हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।